वेलकम ऑल, आई एम प्रिया। ये लुसेंट का बुक है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है सभी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें जीके ना हो। जीके बहुत इम्पॉर्टेंट है, मस्ट है। और जीके को अगर कम टाइम में कवर करना है तो थोड़ा सा हमें ध्यान से यदि हम लुसेंट को पढ़ लें तो उसमें हम कम समय में जीके की तैयारी कर सकते हैं। जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं, आज तक पूछे गए हैं, वो सारे और जो आगे पूछे जाने वाले हैं वो सभी लुसेंट के बुक में इंक्लूड किया गया है। तो आज से हम लुसेंट की स्टार्टिंग कर रहे हैं। इनको लाइन बाय लाइन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सभी को पढ़ना, और मैंने सारे पॉइंट्स को, सारे लाइन्स को हाईलाइट कर दिया जो इम्पोर्टेंट है। वैसे तो सभी मोस्टली इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम भूगोल पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये सबसे पहला पेज है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग एरेटोस्थेनीज, जो कि ग्रीक विद्वान हैं, इन्होंने 274 से 194 ईसा पूर्व में किया था। ठीक है। तो एरेटोस्थेनीज नाम के जो कि ग्रीक वैज्ञानिक थे, इन्होंने भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। कब किया? 276 से 194 ईसा पूर्व में। और आगे बोल रहा है, यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल जियो, पृथ्वी, ग्रैफोस वर्डन से मिलता है। मतलब जो भूगोल है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जियोग्राफी। और जियोग्राफी दो वर्ड से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्रैफोस। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, ग्रैफोस का मतलब वर्णन, इसका मतलब पृथ्वी का वर्णन। तो भूगोल शब्द का मतलब क्या है? पृथ्वी का वर्णन। एंड उसके बाद भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का जो श्रेय है यूनान के निवासियों को जाते हैं। यानी कि भूगोल का जो नामकरण दिया गया और इसके बारे में व्यवस्थित तरीके से जो इसके बारे में बताया गया वो यूनान के रहने वाले लोगों के द्वारा। हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस्ट पीरियड्स, देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो हिकेटियस की कौन सी पुस्तक है? जस्ट पीरियड्स। ये पूछा जा सकता है, अर्थात पृथ्वी का वर्णन। और इसका मतलब क्या है? पृथ्वी का वर्णन। तो इसमें सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया गया। अब पृथ्वी के वर्णन में हम भौगोलिक तत्वों का ही क्या करते हैं, उसमें हम अध्ययन करते हैं पृथ्वी पर जो भी चीज़ें पाई जाती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे नदियाँ, पहाड़, पर्वत, ठीक है, आकाशगंगा। जैसे हम इसको दो भागों में बांट देते हैं, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल। ठीक है। तो ब्रह्मांड के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें स्टडी किया जाता है। अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में ही मान्यता मिली थी। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। इसकी दो विचारधाराएं थी। मतलब जो मनुष्य है और जो पर्यावरण है, इनके बीच में क्या होता है? एक पारस्परिक संबंध होता है। हम पर्यावरण से बहुत सी चीज़ें प्राप्त करते हैं और एक प्रकार से पर्यावरण हमारे ऊपर डिपेंड है। हम पर्यावरण में बहुत तरह तरह के परिवर्तन भी करते हैं, ठीक है, बट बहुत से ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनका हमें लाभ तो मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका नुकसान भी होता है। तो इसकी दो विचारधाराएं थी। संभववाद, इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है। मतलब जैसे होता है ना कि संभव, ये चीज़ संभव है, कहने का मतलब जैसे हम चीज़ों को समझते हैं कि क्या ये पॉसिबल है करना, तो इससे हम समझ सकते हैं कि मतलब संभववाद कहना क्या चाहता है। तो ये क्या कह रहा है? तो मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है। मतलब पर्यावरण में जो चीज़ें पहले से मौजूद हैं उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, पर्यावरण को चेंज कर सकते हैं, और ऐसा किया भी जा रहा है। ऐसा नहीं है कि प्रारंभ में जैसी पर्यावरण थी वैसी अब भी है, उसमें बहुत से चेंजेस किए गए हैं।
तो ये संभववाद का कहना है। और इस विचारधारा के समर्थक कौन है? देखिए ये पॉइंट बन सकता है। तो भूगोलवेत्ता वाइटल, डीला, ब्लास और फेब्रे। वाइटल, डीला, ब्लास और फेब्रे ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मतलब संभववाद की क्या है, समर्थक हैं। नेक्स्ट बोल रहा है निश्चयवाद। इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। ठीक है, तो मतलब इसके अनुसार ये कह रहा है कि जैसे संभववाद में क्या था, पर्यावरण में हम परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या करना है, जो भी हम काम करेंगे वो पर्यावरण द्वारा निर्धारित होगा। पर्यावरण के बारे में सोच कर ही किया जाएगा, कुछ भी अपने इच्छा अनुसार इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और इस विचारधारा के प्रवर्तक कौन है? तो रिटर रैटजेल, एलन सैम्पल और हटिंगटन। ठीक है, रिटर रैटजेल, एलन सैम्पल और हटिंगटन ये 3 साइंटिस्ट हैं जो क्या है, निश्चयवाद के समर्थक। अब भूगोल की कुछ परिभाषाएं हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले कह रहा, भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, फलों तथा भूधरातलों के क्षेत्रों में देखे जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना है। तो भूगोल में हम इन सभी चीज़ों के बारे में ही क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे विश्व के बारे में, विश्व में क्या है क्या नहीं है, आकाशीय पिंडों के बारे में, स्थल के बारे में, स्थल का विस्तार कितना है, कितने महासागर हैं, कितने जीव जंतु हैं, उनका क्या आपस में संबंध है, वनस्पति हैं। ठीक है, और तो इन सब चीज़ों के बारे में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। और ये किसने कहा, स्ट्रैबो ने कहा। नेक्स्ट कह रहा है, भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। ये किसने कहा, क्लैडियस टॉलमी ने। इनका छोटा सा डेफिनेशन है। ठीक है, आगे देखते हैं। भूगोल वह विज्ञान है जिसने पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है। तो भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए, पृथ्वी एक प्रकार की क्या है, ग्रह है, हम सभी कहते हैं, उसके समस्त लक्षणों यानी पृथ्वी में पाई जाने वाली सभी चीज़ों के बारे में, घटनाओं, और पृथ्वी कैसे, घटनाओं का मतलब पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी में सभी चीज़ें कैसे आई, कौन कौन सी घटनाएं हुई। ठीक है, तो और जितनी भी चीज़ें बन गई इन सब घटनाओं के बाद, उन सभी चीज़ों के बीच में आपस में क्या होता है, संबंध होता है। जैसे पौधे बने, जंतु बने, मनुष्य बने और अनेक प्रकार के निर्जीव पदार्थ बने, सजीव पदार्थ बने। और निर्जीव पदार्थ और सजीव पदार्थ आपस में क्या हैं, संबंधित होते हैं। सजीव को निर्जीव पर डिपेंड रहना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है, भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। और ये किसने कहा, आर्थर होम्स ने कहा। ठीक है, अब ये जो पिंक कॉलम में जो दिया है इसको हम थोड़ा देख लेते हैं, इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो भूगोल के जनक कौन है, हिकेटियस। वर्तमान भूगोल के जनक कौन है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ठीक है, व्यवस्थित भूगोल के जनक कौन है, तो इरेटोस्थेनीज हैं। भौतिक भूगोल के जनक पॉलीडोनियम। प्राकृतिक भूगोल के जनक कार्ल ओ सावर। गणितीय भूगोल के संस्थापक थेल्स व अनेक्सीमिंडर। विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है, तो मार्टिन बैहम। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता तो अनेक्सीमिंडर। भौगोलिक विश्व कोश का रचनाकार स्ट्रैबो। क्रमबद्ध भूगोल
के निर्माता कौन है? तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ये थोड़ा भूगोल के बारे में इंट्रोडक्शन था, ठीक है। एंड उसके बाद भूगोल का पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे ब्रह्मांड के बारे में। तो ब्रह्मांड क्या होता है, इसका निर्माण कैसे हुआ, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। तो ब्रह्मांड अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। तो यानी कि अस्तित्व में, यानी कि जो पृथ्वी पर जो द्रव्य है, जो पदार्थ है और जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा में क्या क्या आ जाएंगे? जैसे यदि देखा जाए तो कोई भी पदार्थ है और वो पदार्थ ऊर्जा से क्या है, संबंधित है। बिना ऊर्जा का कोई भी पदार्थ काम नहीं कर सकता। और पदार्थ को दो भागों में हम जैसे बांट सकते हैं, सजीव निर्जीव। तो हम सभी किस में आ जाएंगे? सजीव में आ जाएंगे। क्या हम कोई भी काम बिना ऊर्जा का कर सकते हैं? तो नहीं, ठीक है। तो हमारे ब्रह्मांड में एक तो पदार्थ है और दूसरी क्या है? ऊर्जा है। और उसी ऊर्जा के द्वारा वो जो पदार्थ है वो क्या करता है? वो काम करता है। तो इन दोनों के सम्मिलित रूप को हम क्या कह सकते हैं? ब्रह्मांड। दूसरे शब्दों में सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाव्य आकाशगंगा तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहते हैं, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो अणु है कि सबसे छोटा पार्ट है हमारे ब्रह्मांड का, जबकि जो आकाशगंगा है ये बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में कुछ सिद्धांत हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले। सबसे पहले महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है। मतलब ये सब सिद्धांत ये बताने की कोशिश करेंगे कि ब्रह्मांड कैसे आया, कैसे बना, पृथ्वी कैसे बनी, ये सब चीज़ें। तो इसमें बहुत से सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा स्वीकार किया जाने वाला महाविस्फोट सिद्धांत है। और महाविस्फोट सिद्धांत दिया किसने, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो एब जॉर्ज लेमेंथियर, एब जॉर्ज लेमेंथियर ने क्या किया था? महाविस्फोट सिद्धांत को दिया था। नेक्स्ट, साम्यावस्था या सतत सृष्टि का सिद्धांत या स्थिर साम्यावस्था संकल्पना, ये किसने दिया? तो थॉमस गोल्ड एवं हर्मन बॉडी ने दिया। नेक्स्ट, दोलन सिद्धांत डॉक्टर एलन संडेजा ने दिया। स्फीति सिद्धांत किसने दिया? अलेन गुथ ने। अब थोड़ा सा महाविस्फोट सिद्धांत के बारे में देख लेते हैं क्या होता है। तो महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन बेल्जियम के खगोल शास्त्री, जो कि बेल्जियम के रहने वाले हैं, एवं पादरी, जो चर्च में फादर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? पादरी। तो एब जॉर्ज लेमेंथियर, इनका पूरा नाम है एब जॉर्ज लेमेंथियर ने, इन्होंने क्या किया था? बिग बैंग थ्योरी दी थी। बाद में रॉबर्ट बेगोनेर ने इस सिद्धांत की क्या की? व्याख्या की। तो इस सिद्धांत को दिया किसने? लेमेंथियर ने। और इस सिद्धांत की व्याख्या किसने की? रॉबर्ट बेगोनेर ने किया, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं जो हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। महाविस्फोट बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई। मतलब हम ये एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो महाविस्फोट हुआ था ये कब हुआ था? तो 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ था आज से। महाविस्फोट के बाद महाविस्फोट हुआ। ये महाविस्फोट है क्या? देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें ये बोला जाता है, थोड़ा सा मैं बता दे रही हूँ इसके बारे में। एक छोटा सा बिंदु था, एक छोटा सा गोला था, ठीक है, जो कि एक परमाणु है। वो एक स्थान पर मतलब ऐसे स्थित था, रुका था, जिसका आयतन बहुत ही कम था। जैसे कोई एक छोटा सा पदार्थ है, छोटा सा परमाणु है कह सकते हैं। जैसे छोटा सा बॉम्ब होता है आजकल, जैसे होता है ना
परमाणु बम वगैरह छोटे से होते हैं, बट जब धमाका करते हैं तो बहुत दूर तक फैलते हैं। तो इसी तरीके से एक छोटा सा पदार्थ था जिसका आयतन बहुत ही कम था, ठीक है, लेकिन अगर बात करें उसमें टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा था, उसकी ऊर्जा शक्ति बहुत ही ज़्यादा थी, उसमें टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा था। और जैसे ही विस्फोट हुआ तो विस्फोट होने के बाद इतना ज़्यादा उसमें से टेम्परेचर निकला, ठीक है, और उसी के विस्फोट होने से क्या हुआ कि बहुत से पदार्थों का बिखराव हुआ, जो आज हम अपने पृथ्वी पर देख रहे हैं सभी चीज़ें, वो उसी एक छोटे पॉइंट से निकले हैं। तो मतलब छोटे पॉइंट्स में था, जब वो विस्फोट हो गया, फट गया, तो वो एकदम उसमें से जितने भी पदार्थ थे वो सब क्या हो गए, एक दूसरे से अलग हो गए, ठीक है। तो वही है। फिर उसके बाद महाविस्फोट सिद्धांत के बाद सौरमंडल का निर्माण हुआ। सौरमंडल यानी सन, ठीक है। सबसे पहले क्या बना, सन बना। इसीलिए सन बहुत ही क्या है, गर्म है, ठीक है, क्योंकि वो भी बहुत गर्म पार्ट था। और इसका निर्माण कब हुआ, 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ आज से। तो सबसे पहले बिग बैंग विस्फोट कब हुआ था, 13.7 अरब वर्ष पूर्व। और उसके बाद सौरमंडल का निर्माण कब हुआ, तो 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ, जिसमें ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। फिर उसके बाद कहा जाता है कि जो पृथ्वी बनी है वो सूर्य से ही बनी है, ठीक है। तो बहुत से ग्रह, उपग्रह, तारे, ये सब चीज़ें क्या हुए, बने। और सूर्य भी एक तारा ही है। इसके साक्ष्य के रूप में आकाश गंगाओं के बीच बढ़ती दूरी का साक्ष्य दिया जाता है। नासा ने 2001 ईस्वी में माइक्रोवेव एनिस्ट्रॉपी प्रोब नामक अनुसंधान में इसकी पुष्टि की, ठीक है। मतलब इसमें ये पुष्टि हुआ कि बिग बैंग थ्योरी क्या है, सही है। यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट नोट हैं, इसको देख लेते हैं। नासा द्वारा 23 जून 2001 ईस्वी को डेविड विल्किंस के नेतृत्व में बिग बैंग की पुष्टि हेतु मैप परियोजना खोजी गई, ठीक है। तो अभी मैंने बताया बिग बैंग की थ्योरी की पुष्टि किस परियोजना द्वारा हुई, तो मैप यानी कि माइक्रोवेव एनिस्ट्रॉपी प्रोब के द्वारा। और ये किसके द्वारा दिया गया, डेविड विल्किंस के द्वारा। मैप एक खोजी उपग्रह है, ये एक प्रकार के उपग्रह है जिससे प्राप्त चित्रों से बिग बैंग की पुष्टि होती। 11 फरवरी 2013 ईस्वी को इस आधार पर नासा ने ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष निर्धारित करने की घोषणा की। मतलब यह मान कर चलते हैं कि जो ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ वो 7 अरब वर्ष, ठीक है। फिर उसके बाद डेविड विल्किंस की सितंबर 2002 के निधन के बाद उनके सम्मान में मैप उपग्रह का नाम 11 फरवरी 2003 ईस्वी को डाब्लो मैप यानी कि विल्किंसन माइक्रोवेव एनिस्ट्रॉपी प्रोब रख दिया गया। नेक्स्ट हम आगे देख लेते हैं। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य जुटाने में एडविन हब्बल का योगदान उल्लेखनीय है। एडविन हब्बल ने क्या किया था, ये बताया था कि ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हुआ, ब्रह्मांड में फैलाव कैसे आया, इसमें चीज़ें कैसे आई। तो इसके लिए जितने भी प्रूफ मतलब जुटाने थे वो किसने जुटाया ज़्यादातर, तो एडविन हब्बल ने। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य के रूप में अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघटना का अवलोकन तथा आधुनिक अध्ययनों में सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट होना भी ब्रह्मांड के विस्तार के साक्ष्य के रूप में माना जा रहा है। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए
30 मार्च 2010 ईस्वी को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने जेनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे 27.36 किलोमीटर लंबे सुरंग में लार्ज हैड्रन कोलाइजर नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया। ठीक है, तो ब्रह्मांड के रहस्य के बारे में जानना था कि ब्रह्मांड है क्या आखिर में। तो इसके लिए 30 मार्च 2010 में यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने जेनेवा में पृथ्वी की सतह से इतने मीटर तक क्या किया, सुरंग में लार्ज हैड्रन कोलाइजर नामक महाप्रयोग किया, जो कि सफलतापूर्वक भी हुआ। और इससे ये कंफर्म हो गया कि ब्रह्मांड किस तरीके से बना। इसमें प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया। ठीक है, मतलब प्रोटॉन बीमों में विस्फोट किया गया, तो उसके बाद ये बहुत दूर तक फैला, जिससे बहुत सी चीज़ें क्या हुई, बनी, तथा हिग्स बोसान के निर्माण का प्रयास किया गया। इसका नाम हिग्स बोसान क्यों है, मतलब ये एक प्रकार का पार्टिकल है। ठीक है, एक कण है। आगे देखते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। माना जाता है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाने वाला हिग्स बोसान, तो ये एक प्रकार का पार्टिकल है, गॉड पार्टिकल। इसे हिग्स बोसान इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस पर जो काम किया हिग्स नाम के वैज्ञानिक ने, और बोसान जो कि हमारे भारतीय वैज्ञानिक हैं, ठीक है, उनके द्वारा। सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसान से मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की। ठीक है, तो आगे चलकर सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने क्या किया, 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसान से मिलता जुलता एक और पार्टिकल जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल, इसकी खोज की। इसमें ब्रह्मांड के रहस्य को जानने में मदद मिलेगी। तो किसी भी तरीके से हमें ब्रह्मांड के बारे में मतलब जानना है, तो ये सब चीज़ें किया गया। आगे देखें, ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने 1964 ईस्वी में कॉस्मोलॉजी समझने के लिए गॉड पार्टिकल पारस्परिक परमाणविक अवधारणा को पेश किया था, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के बोसन थ्योरी पर आधारित थी। सत्येंद्र नाथ बोस ने बोसन थ्योरी दिया था। इसके अनुसार उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड किस तरीके से इसका निर्माण हुआ, इसका विस्तारण हुआ। वही 1964 ईस्वी में ही कॉस्मोलॉजी समझने के लिए इन्होंने गॉड पार्टिकल को पेश किया। तो इस तरीके से गॉड पार्टिकल का मतलब जो नाम हो गया वो हिग्स बोसन हो गया। ब्रह्मांड का व्यास, जो ब्रह्मांड होता है हमारा, इसका व्यास कितना होता है, तो 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, ये दूरी का मात्रक है, प्रकाश वर्ष। और व्यास को हम लंबी दूरी को नापने के लिए हमें प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी हैं। प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानतः 100 अरब तारे होते हैं। तो ब्रह्मांड में 100 अरब मंदाकिनी है, और मंदाकिनी में क्या होता है, तारे होते हैं, जो कि 100 अरब हैं। अब ये मंदाकिनी होता क्या है, तो तारों का ऐसा समूह। ठीक है, अभी हमने बताया मंदाकिनी में क्या होते हैं, तारे, यानी कि तारे से मिलकर क्या बनते हैं, मंदाकिनी। तो तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है, तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है। ये पूरी तरीके से तारा बन नहीं पाता है, मतलब वो बनना होता है, स्टार्ट होता है, तो हमें धुंधला धुंधला सा दिखाई पड़ता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मंदाकिनी। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है, जिसे दुग्ध मेखला कहते हैं। ये पूछा जा सकता है, पृथ्वी की मंदाकिनी कौन है, तो दुग्ध मेखला, या जिसे हम क्या बोलते हैं, आकाशगंगा। इस मंदाकिनी का 80% भाग सर्पिला है। ठीक है, इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा था, गैलीलियो ने।
आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को देवयानी नाम दिया गया। ठीक है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन है? तो ड्वार्फ मंदाकिनी। ठीक। अभी फ़िलहाल में एक मंदाकिनी की खोज हुई जिसका नाम है ड्वार्फ मंदाकिनी। एंड उसके बाद निहारिका, नेब्यूला, ये क्या है? ये सब हमारे ब्रह्मांड के पार्ट हैं। ठीक है। ये एक ब्रह्मांडी नर्सरी है जहाँ तारों का जन्म होता है। तो जो तारे बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? निहारिका में। निहारिका में धूल और गैसों का बादल होता है। सभी तारों का जन्म निहारिका में होता है, सिर्फ कुछ दुर्लभ अवसरों को छोड़कर, जिसमें 2 न्यूट्रॉन तारे एक श्यामविवर बनाते हैं। न्यूट्रॉन तारे और श्यामविवर मृत तारे माने जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट पूछा जा सकता है। मृत तारे कौन हैं? तो न्यूट्रॉन और श्यामविवर। गैसों में हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस एवं अन्य आयनीकृत प्लाज्मा गैसें होती हैं। ठीक है। तो इसमें कुछ गैसें भी होती हैं। उन गैसों में इम्पोर्टेंट गैस क्या है? हाइड्रोजन गैस है, हीलियम गैस है और कुछ प्लाज्मा गैसें होती हैं। निहारिका 2 अलग अलग कारणों से बनती हैं। पहला, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और दूसरा किसी विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा से। सुपरनोवा से जो पदार्थ उत्सर्जित होता है इसे भी निहारिका का जन्म होता है। इसके उदाहरण है वेल और कर्क। निहारिका के कुछ प्रकार हैं। सबसे पहला क्या है? उत्सर्जन निहारिका। यह सबसे सुंदर और रंग बिरंगी होती है। ये बन रहे तारों के प्रकाशित होती है। जो स्टार्टिंग में जो तारे बनते हैं उनसे ये प्रकाशित होती हैं। उदाहरण चील व झील निहारिका। नेक्स्ट, परावर्तन निहारिका है। यह तारों के प्रकाश को परावर्तित कर देती हैं। देखिए, परावर्तक वह पृष्ठ होता है जहाँ पर प्रकाश पड़ती है तो वो क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। ठीक है। मतलब जहाँ से आती है वहीं पर वो क्या हो जाती है? लौट जाती है। तो ये निहारिकाएँ भी कुछ ऐसी होती हैं जहाँ पर प्रकाश पड़ते हैं और उसी दिशा में वो क्या हो जाते हैं? परावर्तित हो जाते हैं। ये तारे या तो निहारिका के अंदर होते हैं या पास में होते हैं। उदाहरण क्या है? प्लेटेस निहारिका। श्याम निहारिकाएँ, ये अपने पीछे से आने वाले प्रकाश को एक दीवार की तरफ रोक देती हैं। यही कारण है कि हम अपनी आकाशगंगा बहुत दूर तक नहीं देख सकते। ठीक है। मतलब वहाँ से जो प्रकाश आती है हमारे आँखों पर पड़ती है, लेकिन पड़ने के बाद वो वहाँ तक पहुँचने से पहले वो क्या हो जाती है? उसको रोक दी जाती है। इसीलिए हम दूर तक आकाशगंगा में नहीं देख पाते। नेक्स्ट है ग्रही निहारिकाएँ। इसका निर्माण उस वक्त होता है जब एक सामान्य तारा एक लाल दानव तारे में बदलकर अपने बाहरी तलों को उत्सर्जित कर देता है। इसी वजह से इनका आकार क्या होता है? गोल। नेक्स्ट एंड लास्ट, ओरियन नेब्यूला। हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि शीतल और चमकीले तारों का समूह कौन है? ओरियन नेब्यूला। ठीक है। और बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है। थैंक यू।